हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर एक अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं और ये अच्छी चर्चा है आपके पढ़ने के तरीके को लेकर। मैंने कहा था कि हम स्मार्ट स्टडी सीरीज़ को लेकर एक प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे जहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे विषयों को लेकर आऊँगा कि जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है उसको आप समझ सकें। सेल्फ स्टडी के दौरान ऐसे कई सारे विषय आते हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक आते हैं जो कि कई अलग अलग विषयों के साथ संलग्न होकर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन आप इसे अलग अलग विषयों के टाइम पे पढ़ने के दौरान इन्हें उठाते हैं, पढ़ते हैं और उसमें समय जाता है। तो क्यों ना हम इस तरीके से अपने अध्ययन की रणनीति को अपनाएं कि हमारा समय भी कम व्यर्थ हो और हम एक अच्छी स्टडी कर पाएँ और वहाँ पर आने वाले प्रश्नों को हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से हल भी कर पाएँ। इसी को लेकर स्मार्ट स्टडी सीरीज़ को मैंने प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत कम से कम ऐसे 4 से 5 वीडियो मैं ज़रूर दूंगा ताकि आपको एक अच्छी प्रक्रिया पता चल सके, आपको पता चल सके कि इसमें पढ़ना कैसे है और उसके बाद आप अपने विषयों को पढ़ने की प्रक्रिया को स्थापित कर सकते हैं। ये आप अलग अलग विषयों के साथ इंटरलिंकिंग करके पढ़ सकते हैं और एक ही विषय के अलग अलग आयामों को भी इंटरलेट करके पढ़ने की प्रक्रिया को हम कहेंगे। तो इंटरलेशन के स्टडी क्या होती है, इंटरलेट करके पढ़ना क्या होता है, आज हम यहाँ पर स्मार्ट स्टडी सीरीज़ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला टॉपिक है ये है प्राकृतिक गैस एवं क्रूड ऑयल को लेकर। मूलतः प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल जैसे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि इसका विषय कहाँ पर है, किससे इंटरलेट करता हुआ पाया जाता है। तो ये जो मूलतः विषय आता है तो भूगोल में लोग पढ़ते हैं या फिर इसके प्रभावों को लेकर समटाइम हम इकोनॉमी पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका व्यापार होता है। और तीसरा यहाँ पर कई बार पर्यावरण के संदर्भ से इसको पढ़ लिया जाता है। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी इससे रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं? क्या इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर इसको लेकर अध्ययन किया जा सकता है? तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और किस किस विषय के साथ पूछा जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। हम इस विषय को भूगोल के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, प्राकृतिक गैस, तेल इत्यादि के संदर्भ में। अर्थव्यवस्था के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसका व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि ओपेक है, जहाँ पर तेलों के कितना उत्पादन होगा, कितना नहीं होगा और उससे पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, प्राकृतिक गैस होता क्या है, किससे बनता है, ब्यूटेन प्रोपेन के मिक्सअप करने से बनता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। हाइड्रोलिक स्थितियों के माध्यम से उसका उत्पादन वहाँ पर किया जाता है, प्लस के अन्य कुछ उत्पाद बनते हैं जैसे मोम है, चारकोल की स्थितियाँ वहाँ पर मिलती हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रोस्पेक्टिव होता है। पर्यावरण के कारण, क्योंकि क्रूड ऑयल के उत्पादन के कारण, उसके प्रयोग के कारण वहाँ पर कई सारे इफेक्चुअल चीज़ें आती हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसके प्रोस्पेक्टिव पर्यावरण भी जुड़ जाता है थोड़ा बहुत। इसके बाद सरकारी नीतियाँ, सरकार के द्वारा यहाँ पर क्रूड ऑयल को लेकर किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को लेकर ब्लॉक कैसे जारी इत्यादि किए जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी कुछ पॉलिसीज़ आती हैं। और एट द लास्ट प्राकृतिक गैस एवं क्रूड ऑयल को लेकर क्या महत्व है इसका, कहाँ कहाँ प्रयोग हम करते हैं, क्या चुनौतियाँ यहाँ पर देखी जाती हैं और इसके संदर्भ में क्या क्या सुधार है। तो मूलतः हम इसके इतने अलग अलग प्रोस्पेक्ट से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँ? एक तो ये हो सकता है कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं आपको इतना ही बताकर छोड़ दूँ और आप स्वयं निर्धारित करें इसको इन प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना। तो यहाँ पर फिर भी मैं एक टॉपिक आज यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पर आपको इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। और एट द लास्ट आपको वहाँ पर ऐसे 2-4 टॉपिक के पश्चात जब आप यहाँ पर एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, समझपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर बाकी सब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट के एक विषय को अलग अलग टॉपिक्स के साथ इंटरलेट के पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम प्रारंभ करते हैं, एक एक करके यहाँ पर इस टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर बस टॉपिक्स को देखते चलिएगा, वीडियो को लास्ट तक वहाँ पर ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी नॉलेज आपको एक ही वीडियो मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पर आपको अगर इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स को एक साथ यहाँ पर पढ़ना है तो ज़रूर यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप में 1 घंटा भी देकर और आपने एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो उससे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयम रखें और इसको आराम से बस सुनते चलना है। कहानी की तरह यहाँ पर एक बार सुन लेंगे, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वहाँ पर आसान हो जाएगा।
तो एक पीडीएफ के थ्रू मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता चलूँगा। बोर्ड पर यहाँ पर चीज़ें सिर्फ आपको पीडीएफ दिखेगा, मैं आराम से यहाँ पर साइड हो जाऊँगा ताकि यहाँ पर चीज़ें आपको आराम से दिखती रहें और उसके माध्यम से हम इसे एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ पर एक एक करके इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कैसे प्रारंभ होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आज का जो टॉपिक है क्रूड ऑयल और उससे रिलेटेड यहाँ पर नेचुरल गैस की चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक आता है, इस टॉपिक में अगर हम देखते हैं इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो पढ़ने के संदर्भ में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर बनाकर बताया था, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल पॉलिसीज़, लॉ, इंपॉर्टेंस, डिफिकल्टीज, इंप्रूवमेंट, तो वही सारे आपके टॉपिक लिखे। अब हम यहाँ पर अब पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक गैस क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस जो शक्ति के संसाधन के रूप में एक विशेष महत्व रखता है, ईंधन के रूप में इसे जलाया जाता है, कालिक रहित ईंधन इससे उत्पन्न होता है, जैसे कि आप सिलेंडर इत्यादि जो गैस उत्पन्न प्रयोग करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, उसे आप देख सकते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं? तो इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेटेन और हेक्सेन इत्यादि के अलग अलग मिश्रण इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो है वो इसमें देखने को मिलती है, जिसमें मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में किस चीज़ का मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन में। ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथ ही साइंस के क्वेश्चन ये ज़रूर इसमें पूछे जाते हैं। और आमतौर पर कच्चे तेल के साथ ये मिक्स पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस आमतौर पर मात्रा द्वारा नहीं बल्कि कैलोरी मूल्य से खरीदी एवं बेची जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत में मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि कैलोरी मूल्य से इसे खरीदा और बेचा जाता है। तो प्राकृतिक गैस के बारे में हमने यहाँ पर देखा। दूसरी चीज़ आती है प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस का निर्माण आपका साइड में यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात इसमें की गई है पेट्रोलियम के गठन के सामान, जिसमें आता है प्राकृतिक गैस लाख साल के पहले द्वारा बनाई गई। हम कह सकते हैं कि जो आपका पेड़ पौधे होते हैं, जानवर इत्यादि हैं, जो लाखों करोड़ों साल जो होते हैं चट्टानों इत्यादि के नीचे दबे रहते हैं, तो वहाँ पर कई सारों दबाव गर्मी के कारण वहाँ पर प्राकृतिक गैस का जो निर्माण होता है। तो निर्माण होने की प्रक्रिया क्या है? लाखों करोड़ों साल में डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन के तौर पर भी हम कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के पश्चात समुद्री जानवर हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लाखों करोड़ समय के दबे रहने के पश्चात वहाँ पर दबाव और गर्मी से ये परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हमने देखा, यहाँ पर दो चीज़ें हमने देख ली, प्राकृतिक गैस के बारे में जाना, साथ ही उसका निर्माण कैसे हुआ। इसमें अगली चीज़ आती है कि यहाँ पर शीर्ष जो 5 देश हैं, शीर्ष 5 देश कौन कौन से यहाँ पर हैं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में। तो देखिए, तो यूएसए, रूस, ईरान, कनाडा होगा। यहाँ पर कनाडा थोड़ा सा गलत लिखा है, कनाडा और कतर होगा यहाँ पर। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सी आई थिंक टाइपिंग इशू है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो शीर्ष 5 प्राकृतिक गैस उत्पादन देश यूएसए, रूस, ईरान, कनाडा और कतर हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस निर्यात जो प्रमुख देश हैं उसमें रूस, कतर, नॉर्वे, कनाडा और नीदरलैंड यहाँ पर आपको आते हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस आयात कौन कौन से देश करते हैं, अभी साइड में ही देखना है, उस साइड हमें अभी प्राकृतिक गैस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद हमने देखा कि प्राकृतिक गैस के आयातक देश कौन कौन से हैं। तो आयातक देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जर्मनी है, जापान है, चीन है, यूएसए है और इटली है। इसके बाद फिर शीर्ष देश जो कच्चा तेल का उत्पादन करते हैं, तो इसमें आपका अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, कनाडा और इराक है। इसके बाद कच्चा तेल निर्यात करने वाले जो देश हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सऊदी अरब, रूस, इराक, कनाडा, यूएई है। फिर कच्चा तेल आयात देश कौन करता है, तो यहाँ पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। तो यहाँ पर क्या है, ये आंकड़े हैं। सम टाइम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कच्चा तेल को लेकर और प्राकृतिक गैस को लेकर, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता, निर्यात करता, आयातक। तो इसको हमने यहाँ पर एक सारणी के रूप में सभी यहाँ पर बना दिए हैं साइड में, इसको आप एक बार देख सकते हैं और इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा। सारणी है, इसको हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। प्राकृतिक गैस के बारे में है और आपका कच्चा तेल के बारे में है। इसके बाद हम बात कर रहे थे प्राकृतिक गैस के महत्व के बारे में, चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक गैस का महत्व क्या है। प्राकृतिक गैस का देखिए जो पहला जो कह सकते हैं महत्व है, पावर स्टेशन बिजली का लगभग 10% हिस्सा इसके द्वारा होता है, जो उत्पादन और उपभोग के तौर पर तेज़ी से बढ़ा है। इसके साथ साथ उत्पादन एवं वितरण में आसान है और कम खर्चीला है प्राकृतिक गैस।
आर्द्र खनिज जो आर्द्र गैस है खनिज तेल के साथ जो गैस इसमें प्राप्त होती है वो आर्द्र गैस प्राप्त होती है खनिज तेल के साथ, और ये अकेले जो पाई जाती है उसे हम शुष्क गैस कहते हैं। तो जो आर्द्र गैस होती है उसको खनिज तेल के साथ खनिज तेल कहा जाता है, और जो अकेले पाई जाती है उसे हम शुष्क गैस कहते हैं। कच्चा तेल क्या होता है, ठीक है, तो कच्चा तेल के बारे में यहाँ पर देखिए क्या है। कच्चे तेल की अगर हम संज्ञा यहाँ पर देखना प्रारंभ करते हैं तो ठीक है, कच्चे तेल के बारे में देखिए। कच्चा तेल क्या है? ज़मीन से सीधे निकलने वाला पेट्रोलियम कच्चा तेल है। ज़मीन से सीधे निकलने वाला पेट्रोलियम कच्चा तेल है। ज़मीन के अंदर जलाशयों में हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर कंपाउंड जमा के रूप में होते हैं, अर्थात जो कह सकते कंपोनेंट जो होते हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जलाशयों में होते हैं। तो यहाँ पर साथ ही भारत में जो होता है अगर देखा जाए तो 60% से अधिक क्रूड ऑयल मध्य पूर्व से आयात करता है। तो भारत अपना 60% क्रूड ऑयल किससे आयात करता है? मध्य पूर्व क्षेत्रों से। दूसरी चीज़, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले रंग का, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का ये तैलीय द्रव्य है। चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर ड्रिलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप को कच्चा तेल कहते हैं। तो देखिए जो टेक्निक अपनाई जाती है, जो साइंस कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पेट्रोलियम को उत्पादन के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर ड्रिलिंग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है भारत यहाँ पर कच्चा तेल आयात करता है किन किन देशों से? तो यहाँ पर देखिए इराक से भारत यहाँ पर 4.6 करोड़ टन आयात करता है। इसके बाद सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत के यहाँ पर अच्छा खासा मात्रा में यहाँ पर आयात करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने हाल फिलहाल के समय काफ़ी अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं, जैसे कि अमेरिका को आप देख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त नाइजीरिया है, अंगोला है, वेनेजुएला है, से यहाँ से भी आपको कुछ हद तक यहाँ पर कच्चा तेल भारत के द्वारा आयात किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सऊदी अरब और यूएई मिलकर भारत की 51% ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थात 2 देशों के द्वारा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों ही देश के द्वारा मिलकर भारत की 51% ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि वहाँ पर उनका मुख्य उत्पादन अर्थात उसको निर्यात के माध्यम से पूरी की पूरी जो जीडीपी है वो उनके कच्चे तेल पर टिकी हुई है। इसीलिए वहाँ पर अर्थव्यवस्था का एक केंद्र बिंदु भी यहाँ पर इनको देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत होती है। तो सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। इसके बाद विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। राज्य उनका है पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। इसके बाद भारत में राजस्थान बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरा सर्वाधिक तेल उत्पादक कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। तो राजस्थान और बॉम्बे हाई में सर्वाधिक यहाँ पर कच्चा तेल का उत्पादन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो अपतटीय जो क्षेत्र है जो बॉम्बे का, उसको वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कह सकते हैं कि तेल उत्पादन या कच्चे तेल का उत्पादन वहाँ पर होता है। जीएसटी के तौर पर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखिए यहाँ पर आपका जुड़ गया। जो भी पॉइंट आते चलेंगे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक की कुछ टॉपिक्स ऐड हुए, जैसे कि तकनीकी किस माध्यम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, आईआर के संदर्भ में कहाँ पर किस देश के द्वारा कितना वहाँ पर आयात और निर्यात यहाँ पर किया जाता है, इकोनॉमिकल संदर्भ से भी उसे हम देखते हैं। भौगोलिक तौर पर वहाँ पर चीज़ों की स्थिति देखी कहाँ पर कितना पाया जाता है, तो भूगोल आईआर यहाँ पर जुड़ गया। आप जीएसटी है और बजट के संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो चलिए दोनों के यहाँ पर हम देखते हैं जीएसटी और बजट को लेकर। तो देखिए जीएसटी में क्या कहा गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में पेट्रोलियम या कच्चे प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम या कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस सेवाओं पर जीएसटी की जो दर है दोनों को 12% रखने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जीएसटी में भी हाल फिलहाल पेट्रोलियम कच्चे तेल को ऐड नहीं किया गया है। हाँ, इसकी दर को 12% रखने की बात कही गई है। आम बजट में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही गई है। अब देखते हैं यहाँ पर इसे कैसे लाते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के कुछ डाटा दिए गए हैं, जिसमें देखिए कच्चे तेल का भारत में जो 2020 में उत्पादन हुआ 2545.81 जीएसटी 1000 मीट्रिक टन के तौर पर है। दूसरा यहाँ पर प्राकृतिक गैस का जो 2020 में उत्पादन हुआ है वो है आपका 2161.33 तो मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के तौर पर यहाँ पर उत्पादन हुआ है। तो ये भारत में इतना ही यहाँ पर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है।
तो ये भारत के संदर्भ में डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम देखें तो यहाँ व्यापार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो संबंध है व्यापार की बात करता है। आपूर्ति एवं देशों के साथ संबंध, जैसे कि अमेरिका ईरान में के बीच जो विवाद की स्थिति है, कच्चे तेल के संदर्भ में भारत का जो प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करता है कि अमेरिका ने हाल फिलहाल अभी ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। भारत वहाँ पर अपनी मैक्सिमम जो होती है आपूर्ति ईरान के माध्यम से करता रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रतिबंध के कारण भारत को कुछ अन्य देशों के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा। जैसे रूस के साथ वो अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर तो अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तौर पर यदि और कुछ पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो इसमें यहाँ पर प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल दोनों ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आयात निर्यात से व्यापारिक संबंध को लेकर है। अर्थव्यवस्था नीति के माध्यम से वर्तमान संकट की स्थिति से बाहर निकलने की बात करता है। बाज़ार के जो दामों के मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो अर्थव्यवस्था में पड़ने को देखता है। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पर कई बार ओपेक देशों के द्वारा कई बार कटौती कर दी जाती है या बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके कारण वहाँ पर जो प्राकृतिक गैस के जो या फिर कच्चे तेल के क्रूड ऑयल के जो दाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या पर्टिकुलर किसी सरकार के जो, जैसे भारत में अगर आप देखें इस समय वर्तमान में तो भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे पेट्रोल और डीजल पर लगातार वहाँ पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनके रेट में बढ़ोतरी की जा रही है और इसके कारण ये काफ़ी महंगा हो जाता है। और जब भी आपको पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें अगर महंगी हो रही हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपकी महंगाई पर पड़ता है, जिसका कारण क्या है कि जो भी परिवहन यूज़ हो रहे हैं खाद्यान्न को लेकर, सब्जियों को लेकर, फलों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, वहाँ पेट्रोल और डीजल लगता है और पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा महंगा होने के कारण वहाँ पर ट्रैवल चार्ज अधिक लगता है, जिससे वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वैश्विक बाज़ार में यदि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी देश को, जैसे भारत की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयात करता है, जिसके कारण उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। 1991 की स्थिति हम देख चुके हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या भारत ने झेली है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पर था कि कच्चे तेलों के दाम में लगातार बढ़ोतरी का होना। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं जो कि अर्थव्यवस्था पर एक प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कूटनीतिक एवं राजनीतिक महत्वों की एक अलग परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलती है। कूटनीतिक संदर्भों में यहाँ पर देखिए तो अमेरिका के द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगा देने की स्थितियाँ जो दूसरे देशों के लिए नुकसानदायक है, वहीं अमेरिका के लिए ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि उससे सऊदी अरब का वो सपोर्ट करता है। सऊदी वहाँ पर अच्छा ज़्यादा तेल निर्यात करेगा और वो एक प्रभावशाली देश के रूप में वहाँ पर बना रहेगा। तो इस तरीके से कूटनीतिक स्तर पर भी इसका एक फ़ायदा यहाँ पर मिलता है। कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस की कीमतों का जो सीधा प्रभाव उत्पाद पर पड़ता है, राजनीतिक संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सामंजस्य स्थापित करने को लेकर या उस पर दबाव बनाने को लेकर भी प्राकृतिक गैस एवं तेल का हम प्रयोग करते रहे, जैसे अमेरिका के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पश्चिमी एशिया में तनाव की भी स्थिति हमेशा देखने को मिलती है। ईरान का है सऊदी अरब के साथ, वहाँ पर संबंध अच्छे नहीं हैं, अमेरिका का उसका सपोर्ट करना है। तो इस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर एक समस्या वहाँ पर लगातार बनी हुई है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक स्थितियाँ होती हैं, जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। कुछ देशों के लिए यहाँ पर अच्छा है तो कुछ देशों के लिए यहाँ पर ये बुरी स्थितियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। भारत के लिए यहाँ पर भी ये समस्याप्रद है, क्योंकि ईरान के साथ उसके जो संबंध हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत वहाँ पर जो भी तेल का आयात करता है वो ईरान से उसको वो रुपए में पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि वो सऊदी अरब या अन्य देशों के साथ करता है तो उसे डॉलर में पे करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर इसके अलग मायने निकल कर आते हैं। कूटनीतिक और अर्थव्यवस्था के तौर पर काफ़ी फ़ायदे और नुकसान है जो अपने अपने स्तर पर देशों के द्वारा यहाँ पर देखे जाते हैं। खासकर अमेरिका इस पर एक बड़ा प्रभाव रखता है। इसके बाद ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अतिरिक्त यदि हम पर्यावरण के संदर्भ से यदि बात करना चाहें तो पर्यावरण की अगर बात करें तो कच्चे तेल की तुलना में प्राकृतिक गैस प्रकृति एवं पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो होता है एक तरीके जीवाश्म ईंधन के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। वो आसानी से अन्य जीवों को नुकसान अर्थात जलन के पश्चात वहाँ पर अन्य पॉल्यूशन की स्थितियाँ क्रिएट नहीं करते हैं। साथ ही पेट्रोलियम के जो उपयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव व्यापक स्तर पर पेट्रोलियम के पड़ते हैं। उसके उपयोग कारण जो पोल्यूशन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे जीवों कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि और गैसें उत्पन्न होती हैं, और उसका जो इफ़ेक्ट आपको पड़ता है पोल्यूशन के तौर पर, वहाँ पर वायु का पोल्यूशन होता है आपको, साथ ही वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट वहाँ पर डेवलप होता है, तो जलवायु परिवर्तन की स्थितियाँ हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर आपको इसका दिखाई देता है कच्चे तेलों के संदर्भ में।
इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ संगठनों की चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गैस की अगर हम तेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ संगठन हैं जो कार्य करते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है ओपेक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया देश इसका है। अगर दो ऑप्शन आते हैं, या तो वियना शहर होगा या तो ऑस्ट्रेलिया देश होगा। स्थापना जो हुई थी सितंबर 1960 में हुई थी। सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर 14 सदस्य देश थे, लेकिन कतर के द्वारा 2019 में यहाँ पर इससे अलग हो गया है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर इन देशों के नाम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वाडोर है, गिनी है, गेहॉन है। इसके अतिरिक्त इराक है। इराक के अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर ईरान है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुएला है। कतर के अलग होने के पश्चात वर्तमान में यहाँ पर सदस्य संख्या 14 हो गई है, जो 15 थी। तो कतर यहाँ पर अलग हो गया 1 जनवरी 2019 को। पहले 15 सदस्य थे, अब 14 बचे हैं। 14 सदस्यों के ये आपके नाम हो गए। अब यहाँ पर ओपेक से अलग होने के कारण सऊदी अरब द्वारा कतर पर आतंकवाद को लेकर समर्थन देने का आरोप भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर एक अलग डायमेंशंस वहाँ पर क्रिएट हो रही थी। कतर के द्वारा जो बात कही गई थी कि उसे प्राकृतिक गैस वहाँ पर ज़्यादा बड़े भंडार वहाँ पर उसके हैं कतर के पास, ना कि वहाँ पर पेट्रोलियम और कच्चे तेल को लेकर हैं। तो वो ज़्यादा फोकस जो होता है प्राकृतिक गैस पर करना चाहता है बजाय उसके पेट्रोलियम को लेकर, इसलिए भी वहाँ पर वो ओपेक से अलग हुआ था। तो यहाँ पर ओपेक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को निर्धारित करता है, उसमें कितना होना चाहिए उसके उत्पादन को निर्धारित करता है। साथ ही ओपेक देशों के जो हित हैं उनको वहाँ पर वो साझाकरण करता है, उनके हितों को ध्यान में रखकर नीतियाँ का निर्माण करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा ज़रूरतों और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित जो निर्णय लेना होता है वो सारा काम यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ करते हैं। तो ये उनके काम के तौर पर हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि भारत में भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर कितना उत्पादन, यहाँ पर किस क्षेत्र में अगर देखें भंडारण क्या है, कितना हिस्सा वहाँ पर है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों को लेकर चर्चा करें तो देखिए कुछ स्टेट्स में यहाँ पर जानकारी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए कच्चा तेल का जो भंडारण है वो मीट्रिक टन की बात करते हैं 1.52 मिलियन टन भंडारण है अरुणाचल प्रदेश में। अगर प्राकृतिक गैस की यहाँ पर बात करें तो 0.92 है। इसी तरीके से आसाम में सबसे ज़्यादा भंडारण है, वहाँ पर 1.96 भंडारण है मीट्रिक टन में, और साथ ही जो प्राकृतिक गैस है उसका भी सर्वाधिक भंडारण यहाँ पर है। सर्वाधिक भंडारण पूर्वी प्राकृतिक गैस का जो है वो देखिए तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में है, जहाँ पर 507.76 है एट द लास्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं ग्राफ में। और बाकी सबका हमें ध्यान भी यहाँ पर नहीं रखना है। हाँ, किन किन क्षेत्रों में अगर भंडारण की स्थितियाँ हैं भारत के, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, असम, कोयला, तेल, मीथेन को लेकर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त आपको गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में यहाँ पर हम भंडारण भी है, साथ साथ कुछ हिस्सा वहाँ पर उत्पादन भी होता है। तो दोनों के आंकड़े यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सर्वाधिक के तौर पर चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। सर्वाधिक जो भंडारण है प्राकृतिक गैस का वो आपका है यहाँ एट द लास्ट आप देख सकते हैं सेकेंड स्लाइड के ऊपर पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में है, कोयले, तेल और मीथेन को लेकर है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सर्वाधिक कच्चे तेल का जो भंडारण है तो वो आपका आसाम में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त भौगोलिक तौर पर यदि हम बात करें महाद्वीपीय विस्तार के आधार पर अगर देखें कहाँ पर कितना स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। तो भौगोलिक तौर पर यदि बात करें तो एशिया में देखें तो इसका जो प्राकृतिक गैस तेल है वहाँ 42% यहाँ पर एशिया में पाया जाता है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक सर्वाधिक हैं। यूरोप में 20% है, जिसमें ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो यहाँ 17% हिस्सा यहाँ है। दक्षिणी अमेरिका के पास 10% है, अफ्रीका के पास भी 10% और ऑस्ट्रेलिया के पास 2% से भी कम है। तो जो वितरण है महाद्वीपीय स्थिति के आधार पर प्राकृतिक गैस एवं तेल का, तो सबसे सर्वाधिक जो स्थिति है वो 42% आपका एशिया में है और यूरोप में 20% है। तो महाद्वीपीय स्तर पर जो विस्तार हम देखने को मिलते हैं इन देशों में है। इसके अतिरिक्त महारत्न एवं नवरत्न कंपनियों की अगर हम बात करें तो कुछ आपकी जो जैसे कि कोल इंडिया है, गेल है, आपका भारत पेट्रोलियम है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो भी आपको, अर्थात जो प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं वो भी आपको देख सकते हैं कि महारत्न कंपनियों के तौर पर यहाँ पर हैं, औद्योगिक स्तर पर हैं, जिनके पास अपनी एक निर्माण तौर पर एक स्वायत्त कंपनी के तौर पर यहाँ पर काम करना शुरू कर सकती हैं। सरकार की तरफ से निवेश इत्यादि के अवसरों पर काफ़ी छूट यहाँ पर मिलती है। तो भारत महारत्न कंपनियों के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त विनियमन के लिए एक संस्थाएं हैं, जिसके एक संस्था का गठन किया गया है जो यहाँ पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड है, जो यहाँ पर संबंधित नीतियाँ बनाता है, उन चीज़ों को संचालित करता है। इसका जो गठन किया गया था वो PMCRB अधिनियम 2006 के माध्यम से किया गया। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना किस लिए की गई थी? पेट्रोल उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने को लेकर। साथ ही यहाँ पर प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं, संस्थाओं के हित और देश के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बाजारों को बढ़ावा देना इनका काम है। साथ ही इससे जुड़े मामलों का उपचार करना है। तो इसको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना जो थी 2006 के अधिनियम के माध्यम से की गई, और इनका जो काम है मुख्यतः प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन से रिलेटेड है, और साथ ही इससे जुड़े उपभोक्ताओं, संस्थाओं, देश की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा बाजारों को बढ़ावा देना है और इससे जुड़े मामलों का उपचार करना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सरकार के द्वारा जो भी विनियामक बोर्ड हैं जो संचालन करते हैं, अर्थव्यवस्था के टॉपिक को हमने इसमें देखा, अपने IR के टॉपिक को देखा, भूगोल के टॉपिक को इसमें देखा, साइंटिफिक तौर पे यहाँ पर किसका मिश्रण है, कैसे यहाँ पर इसका हम उत्पादन करते हैं, पर्यावरणीय कारकों को देखा कि वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। अब बात एट द लास्ट यहाँ पर करते हैं कि इसके महत्व, चुनौतियाँ और क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्व को लेकर। देखिए महत्व इनका क्या है? महत्व है आयात व निर्यात से विदेशी मुद्रा का निवेश भी प्राप्त होता है। तो यदि आपके पास आप आयात करते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, यदि आप आयात निर्यात करेंगे तो वहाँ पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, निवेश वहाँ पर आपको मिलता है। इसके अतिरिक्त ईंधन की आपूर्ति के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसका असर होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि आपको ईंधन सस्ता है तो वहाँ पर महंगाई का जो होता है वह कम होती है, जिससे वहाँ पर उत्पादों का आवागमन होता है, वो ट्रैवल परिवहन आसान होता है, कम लागत लगती है, वस्तुओं के जो होता है महंगा कम होता है, राजकोषीय घाटा वहाँ पर कम होता है। तो यदि आपका सस्ता है, अर्थात पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति जो होती है या प्राकृतिक गैस की जो आपूर्ति है वैश्विक बाजार में उसकी कीमत कम है, तो यहाँ पर इससे आपकी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। लेकिन यदि यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी होती है वैश्विक स्तर पर, तो उसके कारण यहाँ पर फिर आपकी अर्थव्यवस्था में जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है और उसका दुष्प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोयले में उतार चढ़ाव से भी जो होते हैं बाजार नियंत्रित करते हैं। अन्य देशों के साथ रिश्तों पर इसका मजबूत संबंध बढ़ते हैं। यदि आप जिन देशों के साथ व्यापारिक हैं, जैसे कि ईरान है, सऊदी अरब के साथ आप अच्छी खासी मात्रा में आयात करते हैं, तो वहाँ पर एक संबंध अलग तरीके से विकसित होते हैं। बड़े बाज़ार के रूप में यहाँ पर विकसित, जैसे कि सऊदी अरबिया जैसे देशों को देखें तो वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्थाएं इसी आधार पर विकसित हुई हैं और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर जो कह सकते हैं HRD के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक आय के तौर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के होने के कारण यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सभी देशों को फ़ायदा यहाँ पर मिलता है, उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित होता है और प्राकृतिक गैस के उपयोग से पर्यावरण को यहाँ पर क्षति भी नहीं होती है। तो महत्व के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अच्छे फ़ायदे यहाँ पर हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर अपनी कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि लगातार कह सकते हैं कि कीमतों का बढ़ना और उसकी अनिश्चितता की स्थिति का होना वो हमारे लिए एक समस्या बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आपको इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधी अर्थव्यवस्था पर, मैंने पहले भी कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपका कीमतें लगातार बढ़ेंगी तो आपको विदेशी मुद्रा पे करनी पड़ेगी और विदेशी मुद्रा लगातार पे करने से एक टाइम के पश्चात आपको वहाँ पर आयात करने के लिए शायद आपके पास विदेशी पूंजी हो भी ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, उत्पादों कीमतों का बढ़ना हो जाएगा और ये सभी चीज़ें आपकी प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल से ही संबंधित होंगी। साथ ही यहाँ पर हमें इन फ्यूचर के तौर पर, जैसे कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेल के दामों में वृद्धि भी होती है तो उसको लेकर हम यहाँ पर जब सस्ता हो तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक रणनीतिक तौर पर रिज़र्व भंडारण बना सकते हैं जहाँ पर हम बड़े मात्रा में तेलों को, प्राकृतिक गैस और तेल को यहाँ पर रिज़र्व कर सकते हैं। जैसे भारत के काफ़ी सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान में है, उड़ीसा में है, आपका तेलंगाना हैदराबाद में है, और साथ ही आपके कुछ अपतटीय क्षेत्रों में भी भारत सरकार ने भी योजना के तहत रणनीतिक भंडार बनाने की बात कही और वहाँ पर इनको एक रणनीतिक तेल भंडार के तौर पर वहाँ पर जब सस्ता होगा तो ख़रीद कर वहाँ पर भंडार किया जाएगा, ताकि जब महंगाई की स्थिति हो तो वहाँ पर हम कुछ समय तक आयात ना भी करें तो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, हम अपनी आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
और कि इससे जो होता है तेल की लगातार कीमतें बढ़ना, ये भी एक समस्या होती है। विश्व में तेल पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था में गिराव का प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर दिखाई भी देती है। यदि यहाँ पर विश्व में तेल ज़्यादा निर्भर होता है, अर्थात जो देश ऐसे हैं जो तेल पर ही निर्भर हैं और अगर रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनको कम पूंजी की प्राप्ति होती है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक पढ़ने का प्रक्रिया यहाँ पर बताई है। देखिए सारा कुछ डाटा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, सारी यहाँ पर पीडीएफ आपके सामने है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक पढ़ने का मैं तरीका आपको डेवलप करना सिखा रहा हूँ। आपको एक टॉपिक को आप कितने तरीके से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर हमने इसे देखा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया और इस टॉपिक के साथ हम बात कर रहे थे कि ये टॉपिक आपको ऐसे यहाँ पर स्टडी करने हैं, ऐसे यहाँ पर इनको देखना है, ऐसे यहाँ पर इनको पढ़ना है। आपको अब अलग अलग विषयों के साथ एक जगह पर अगर आप नोट्स बना लेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको डेवलप करनी, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो काफ़ी आसानी से कम समय में एक बार समय लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप एक साथ वहाँ पर उस टॉपिक के अलग अलग चीज़ों को वहाँ पर आप समझ भी पाएंगे। अब यहाँ पर प्री के भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बन सकता है जहाँ पर प्राकृतिक गैस या तेल को लेकर, निर्यात करने को लेकर, आयात करने को लेकर, तो वो भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। या फिर वैश्विक स्तर पर तेल के बढ़ती कीमतों और उसके दुष्प्रभावों की चर्चा करता हुआ मेंस का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो लिख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर यहाँ पर इसके प्रभावों की समीक्षा करता हुआ उत्तर लिख सकते हैं। ओपेक देशों की भूमिका के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्वेश्चन लिख सकते हैं। पर्यावरण पर इसके पड़ते हुए दुष्प्रभावों की समीक्षा करता हुआ उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार अगर पढ़ लेते हैं हम, इस तरीके से अगर इसे हम पढ़ लेते हैं तो इसके कारण हमारे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। आपके पढ़ने को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक 1-2 टॉपिक में 2-4 टॉपिक और ऐसे ही लेकर आऊँगा जहाँ पर आपको पढ़ने के तरीके को समझाऊंगा। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं और यहाँ पर 1-2 काम ज़रूर कर लीजिएगा। इनको मैप के थ्रू अगर आप बना लीजिएगा, जैसे कि महाद्वीपों का वितरण है और भारत का जो वितरण है, जिन क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया, वहाँ पर इनको मैप में भी आप लिख सकते हैं, तो वो आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसे चीज़ें पसंद करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आपके पढ़ने के तरीके अच्छे से डेवलप होंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो स्मार्ट स्टडी नेक्स्ट वीक में। तो वहाँ पर हम किसी नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे और उसको किस किस आयाम से, किस किस संदर्भ से पढ़ा जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको डेवलप होती हैं अर्थात पूछी जा सकती हैं, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और रिवीजन 1-2 बार करके आपका टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।